नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हम लोग फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन कर रहे हैं और पहला फंडामेंटल राइट्स पर ही हम लोग हैं जिसको बोलते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में 5 आर्टिकल आती है, 14, 15, 16, 17 और 18। तो हम लोगों ने 14, 15, 16 का स्टडी कर लिया है। आज हम लोग 17 का अध्ययन करेंगे, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब यहां देखना कि अस्पृश्यता किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। अस्पृश्यता का मतलब होता है कि न छूने से। अब ये देखिए कि न छूने का भी दो अर्थ हो सकता है कि इन्फेक्शन कार्ड हो या अनटचेबिलिटी कार्ड हो, अनुसूचित जात को लेकर के। तो संविधान निर्माताओं ने या कानूनविदों ने यहाँ इन्फेक्शन को नहीं रखा है। इन्फेक्शन से तो वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि आप दूरी बना के रखिए। वहां न छूने की बात करते हैं तो वो छुआछूत नहीं है, वो अनटचेबिलिटी नहीं है। आप भी जानते हैं तमाम महामारियां, बीमारियां आती रहती हैं और आप दूरी बना के रहते हैं। इस समय कोरोना फैला हुआ विश्व में, देखे कितना लोग दूरी बना लिए थे। इस समय तो कुछ ठीक हो रहा है। तो यहाँ पर जो मीनिंग है अनटचेबिलिटी से है, जो अनुसूचित जात को लेकर के विशेषकर, क्योंकि और जातियों के साथ इस प्रकार की समस्या नहीं रही है, तो स्पेशल कानून इन्हीं के लिए बनाया गया। तो कहाँ कहाँ भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट संस्थान हो। अगर वो सार्वजनिक रूप से समर्पित है तो वहां पर भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 15 का अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के स्थान पर किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। तो कहाँ नहीं हो सकता ये देखेंगे। जैसे होटल है या जो स्नान घाट हैं, मनोरंजन के जो स्थान हैं, या पूजा स्थल हो सकते हैं, दुकान हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, कोई विद्यालय हो सकता है, कोचिंग संस्थान हो सकता है, सड़क है, सैलून भी हो सकता है, कुआं हो सकते हैं, नलकूप हो सकते हैं, या कोई फेरी वाला है घूम रहा है। तो इस आधार पर नहीं कर सकते कि तुम हमारे दरवाजे के सामने इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि तुम अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हो। तो जो भी सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट संस्थान हो, इसमें अनुसूचित जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, जिसको गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं, वो भी भेदभाव नहीं कर सकते कि अगर जांच करने जाना है, उनके बीच कार्य करने जाना, तो कह देंगे नहीं, हम अनुसूचित जात के बीच कार्य करने नहीं जाएंगे। तो वो भी भेदभाव नहीं कर सकते। और इनके प्रोटेक्शन के लिए कानून भी बनाए गए। हम लोग जानते हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो 12 से लेकर 35 तक उसमें डिस्कशन दिया हुआ है। अगर हम लोग 35 की बात करें तो पूरे के पूरे वो लॉ बनाने की अथॉरिटी देता पार्लियामेंट को। तो यहीं से 35 से पार्लियामेंट को अथॉरिटी मिली और 1955 में पहली बार वो कानून बनाती है पार्लियामेंट, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। हालांकि आगे चलकर के इसमें संशोधन भी करती है 1976 में, और इसके नाम में तब्दीली कर दिया जाता है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया जाता है। और इस कानून को और सख्त बनाने के लिए देखा गया कि बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसको और सख्ती की जरूरत है। तो 1989 की घटना है, SC/ST एक्ट पारित कर दिया गया। तो इसमें क्या हो गया, अगर अनटचेबिलिटी के आधार पर यानी SC/ST को प्रताड़ना देते हैं तो क्या होगा, अगर वो मुकदमा दायर करता है, केस दायर करता है, तो सबसे पहले क्या होगा, वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस प्रकार के कानून हो गया इसमें। बाद में देखा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबसे पहले अरेस्ट। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, SC/ST अपने आप को गर्वान्वित महसूस करने लगे। जो प्रताड़ना देते थे इनको, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। लेकिन देखा गया समय समय के साथ इस एक्ट का दुरुपयोग भी होने लगे। दुरुपयोग ज्यादा नहीं, कुछ ही हुआ, लेकिन होने लगा। महाराष्ट्र की घटना है, बंबई का नाम आता है सुभाष महाजन का। उन्होंने रिट फाइल कर दिया था वहां हाई कोर्ट में, बंबई में। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और ये 2018 की घटना है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि अब इस तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाएगा SC/ST एक्ट के तहत।
जब तक कि डिप्टी एसपी लेवल का कोई अधिकारी उसका मुआयना नहीं कर लेता, जांच नहीं कर लेता, तब तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिससे क्या हुआ, देश में बहुत बड़ा बवाल हुआ। एससी एसटी एकदम रोड पर आ गए, बहुत बड़ी समस्या बन गई मोदी सरकार के लिए। मोदी सरकार ने सोचा इस कानून का दुरुपयोग तो कम ही हो रहा है, मैक्सिमम क्या हो रहे हैं, फायदे मिल रहे हैं, अभी इस कानून की जरूरत है। तो मोदी सरकार क्या करती है, पार्लियामेंट से इसको पुनः बहाल कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया था वो न्यूट्रल हो गया, जो पहले से एससी एसटी एक्ट चल रहा था वही पुनः लागू हो गया। इस प्रकार की बातें की गई। हालांकि इसमें ये भी कानून बना दिया गया है, अगर कोई एससी एसटी तहत भेदभाव करता है या अपराध करता है तो सजा तो होगी ही, साथ में चुनाव लड़ने से भी रोका जाएगा, चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। देखा जाएगा, हो सकता है कि गलत रूप से उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा हुआ है तो उसको बहाल कर दिया जाएगा, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर सचमुच लगा हुआ है और वो अपराधी पाया जाता है तो चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। इलेक्शन कमीशन देखा कितने समय तक इनको रोकना है, न्यायपालिका के पास भी अथॉरिटी है। तो ये जो समस्या आई एससी एसटी का, सबसे पहले अगर हम लोग इसके कारणों को देख लें, कहां से ये पैदा हुई, कहां से इसका उपज हुआ, तो इसका समाधान करना बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग इसके कारण की तरफ चलते हैं। अगर कारण की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले चलते हैं, मिलता है ऋग्वेद में उल्लेख। ऋग्वेद पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया था और ऋग्वेद में 4 वर्णों की व्यवस्था की गई। वो वर्ण एक प्रकार से वर्ग था जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से जाना गया। लेकिन ये जो डिवीजन है देखेंगे तो ये कर्म के आधार पर है। ये 9वें मंडल में, अगर हम वेद को मानते हैं सही, तो 9वें मंडल में क्या इसका उल्लेख है, ये ऋग्वेद में उल्लेख है कि 4 वर्ण होंगे और जो वर्ण होंगे किसके आधार पर होंगे, जन्म के आधार पर नहीं, किसके, कर्म के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ, जो पढ़ने लिखने में ठीक होगा, तेज तर्रार होगा, वो क्या होगा, वो शासक वर्ग में जाएगा। जो बहुत हिम्मती होगा, जोशीला होगा, वो सेना काम करेगा और कृषि व्यापार संबंधी कार्य वैसे करेंगे, और जो सेवा होगा वो शूद्र करेंगे। देखिए, घर एक ही है, परिवार एक ही है, जैसा कर्म है वैसी सर्विस। तो ये ऋग्वेद की बात करें तो पूरी तरीके से वैज्ञानिक नजर आ रहा है। अच्छा, ये 10वें मंडल में क्या है, ये 4 वर्णों का उल्लेख भी है और 9वें मंडल में है कि ये कर्म के आधार पर वर्णन रहेगा, वर्गीकरण रहेगा। लेकिन हुआ कि उत्तर वैदिक काल में ये जन्म के आधार पर हो गया। ये देखिए, ये कर्म नहीं, अब बल्कि जन्म के आधार पर हो गया। नतीजा क्या हुआ, अब ये रिगिड हो गया। आगे चल करके समस्या क्या आती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 जो वर्ण थे उसमें से 3 वर्ण को देखें तो खाने पीने की कुछ न कुछ व्यवस्था थी। लेकिन जो ये शूद्र है इसके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी खा पी सके, तो नतीजा क्या हो गया, ये गरीब हो गया। अगर हम लोग देखें, ब्राह्मण के पास कर्मकांड थे, उसके माध्यम से भी मिल जाते थे, और जो क्षत्रिय थे जमींदारी थी, ब्राह्मण के पास जमींदारी थी। अगर हम वैश्य की बात करें तो कृषि व्यापार संबंधी कार्य करते थे। तो ये इनके पास कुछ नहीं था, जो शूद्र थे इनके पास कुछ नहीं था, जिसके कारण क्या हो गया, गरीब हो गए। और गरीब क्या होता है, गंदा होता है। अच्छा, ये गंदा हो गया तो ये तीनों वर्णों ने क्या किया, इसे दूरी बना लिया। वैसे व्यवहार में भी देखे होंगे, कोई ऐसा बच्चा है बड़ा साफ सुथरा है, गोल मटोल है, खूबसूरत है, गोरा सा है, अक्सर लोग उसको छूना चाहते हैं। एक ऐसा बच्चा है एकदम गंदा है, टट्टी उट्टी लगी इधर उधर, बहुत गंदा है, उसे लोग दूरी बना के भागना चाहते हैं। क्यों भागना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या है, गंदा हो चुका है।
वो गंदगी के कारण दूर भागते हैं। और यहां पर क्या, बच्चे सुंदर सुंदर हैं, तो उसके साथ वो दूरी नहीं बनी। अगर ऐसे भी देखेंगे, जो गरीब आदमी है बहुत ज्यादा खेतों में भटकता है, खेतों में भटकने की वजह से धूप ज्यादा लगता है, धूप ज्यादा लगने से वो काला पड़ जाता है। इसीलिए ये वर्ण वाले अक्सर काले हो गए, गंदे हो गए, भद्दे हो गए, और इनके काम धाम ऐसे हो गए कि लोगों ने इनसे दूरी बना लिया। तो उस समय जो दूरी बनाया गया, शुरुआत में अगर देखा जाए तो उसके वैज्ञानिक कारण है क्या, इन्फेक्शन का। लेकिन बाद में चल करके वो कारण इन्फेक्शन नहीं, बल्कि इस जाति से ही दूरी बना लिया। अब ये समस्या देखिए और कैसे बढ़ती है, समय गुजरता गया। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज भारत के ऊपर कब्जा कर लिए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अच्छी तरीके से वो फॉलो करते थे। अंग्रेजों ने देखा कि भारत के ऊपर शासन कैसे किया जाएगा, कि आपस में फूट डाल के कैसे अनुशासन करें। उन लोगों ने सोचा जब तक भारत के सामाजिक व्यवस्था को नहीं समझ लेंगे तब तक शासन करना आसान नहीं होगा। तो भारत की सामाजिक व्यवस्था समझने के लिए मनुस्मृति उनको सबसे बढ़िया धर्मशास्त्र मिला, और इसका अनुवाद करवाते हैं ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। जब अनुवाद कराते हैं तो पूरी तस्वीर ये सामने आ गई कि तीनों वर्ण क्या है, इनसे नफरत करता है, इतना ज्यादा नफरत करता है कि अपने पास आने नहीं देता और दूसरे धर्म में जाने भी नहीं देता। यानी मंदिर में भी नहीं आ पाओगे और दूसरे जगह दूसरे धर्म में तुमको जाने भी नहीं देंगे। ये देखिए हालचाल हो गया। ये बहुत परेशान रहता था। और जब अंग्रेज समझ लिए इस प्रकार से कि इनके साथ दूरी बनाए हैं तीनों, तब अंग्रेजों ने कहा कि अब काम आसान हो गया। कैसे आ गया, आसान हो गया, देखिए 1813 का एक्ट पारित करते हैं अंग्रेज, और क्या करते हैं कि ईसाई मिशनरियों को बुलाते हैं ब्रिटेन से कि आ जाओ। क्या करना है, अब वो सीधे तो कहेंगे नहीं, मंतव्य समझिएगा। इनको क्या बना देना, ईसाई बना देना है, ईसाई। और 1813 का ही एक्ट पारित करके 1 लाख रुपया कहा गया शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और 1813 का एक्ट पारित करके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करते हैं। व्यापारिक एकाधिकार क्या होता है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर रही थी जो ब्रिटेन से आई थी। अब वो व्यापार के साथ साथ राजनीतिक कार्य करेंगे। देखिएगा, व्यापार के साथ साथ राजनीति, जो एकाधिकार केवल एक कंपनी का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका नहीं रहेगा बल्कि और कराएगा। कैसे, 1813 का एक्ट पारित करके जो ब्रिटेन की और कंपनियां थी उनको बुला लिया, आओ तुम सब, क्योंकि हम राजनीति की तरफ जा रहे हैं, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर रहे हैं। अब ईसाई मिशनरियां आई, इनके ऊपर क्या हुआ, पैसा खर्चा हुआ, खूब खिलाया पिलाया अंग्रेजों ने। ईसाई मिशनरियां इनके पास बैठने लगी, शिक्षा देने लगी। तो जो ये शूद्र था वो ये समझने लगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो हिंदू हैं उससे बढ़िया कौन है, अंग्रेज हैं। क्योंकि शोषण तो हमको दोनों कर रहे हैं, अंग्रेज भी कर रहे हैं और ये हिंदू समाज भी कर रहा है। ये तो अपना लोटा भी नहीं छूने देता, बर्तन भी नहीं छूने देता, परछाई तक पड़ जाए तब भी क्या करते हैं, बाद में लोग स्नान करते हैं कि हम अपवित्र हो गए। छुआ गया, टच हो गया, तब तो स्नान करना है। परछाई भी आ गई तब भी स्नान करते थे, क्या कि हम अपवित्र हो गए हैं, गंगा जल डाल के स्नान करते थे। इनको यहाँ पर अंग्रेजों ने सम्मान दिया, इनको सम्मान मिलने लगा। सम्मान का भोगा तो मनुष्य होता ही है। और सिर्फ सम्मान ही नहीं, इनको खाने पीने की व्यवस्था, इनकी शिक्षा की व्यवस्था कराया। तो ये लोग, देखा गया कि बहुत से लोग क्या बन गए, ईसाई बन गए। अगर आज हम लोग भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा एसटी का परसेंटेज मिजोरम है। और गौर करेंगे सबसे ज्यादा लिटरेसी भारत की गोवा के बाद मिजोरम ही है। यही कारण है कि ये लोग क्या बन गए थे, ईसाई बन गए थे। और इन्हीं लोगों की गलती कारण ये बने थे। तो अंग्रेजों ने इस प्रकार से फूट डाला और राज करो की नीति फॉलो किया।
ये लो हम लोग संवैधानिक विकास पूरा डिटेल देखेंगे, इसमें फूट डाल दिए थे, हिंदू मुस्लिम में फूट डाले, कैसे डाले वो तो देखेंगे। 1909 का अधिनियम पारित करके मांटे मिर्लो सुधार बोला जाता, नहीं सुधार नहीं था, डिवाइडेड रूल पॉलिसी था। जब इस प्रकार की फूट पड़ गई तो देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही थी, ये शोषण करते चले जा रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी थे वो समझ रहे थे कि समस्या इस प्रकार आ चुकी है, कैसे निपटा जाए। तो सबसे पहले एक साथ आना होगा हम लोगों को। इसके लिए तिलक जी ने भी कोशिश किया। तिलक जी ने कहा कि सब लोग एक ही हैं, सब ईश्वर के संतान ही हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी स्पष्ट कहते थे, अगर कोई प्रमाणित कर दे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का भाग है तो मैं हिंदू धर्म के विरुद्ध विद्रोह कर दूंगा। जहां तक डॉक्टर अंबेडकर की बात है, जब संविधान निर्माण हो रहा था, जब देश आजाद हो गया, संविधान निर्माण हो रहा था, उनसे पूछा गया कि दलितों को उत्थान के लिए क्या शब्द लिखा जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो शब्द लिखोगे बदनाम हो जाएगा, इसलिए कोई शब्द न लिखा जाए। इसलिए क्या शब्द लिखा है? अनुसूचित जाति, यानी सूचित नहीं किया जाएगा, तब भी वो क्या हो गई? एक जाति ही हो गई। अनुसूचित जनजाति एक पहचान बन गया। खैर उनका मानना था, क्योंकि बहुत ज्यादा वो झेले थे, उनको ऐसा लगा था। और तिलक गांधी जी लोग संत थे, दूरदर्शी थे, जानते थे क्या कहाँ समस्या आ रही है। पंडित नेहरू साहब ने बहुत अच्छा इस पर कॉन्सेप्ट दिया। कैसे दिया? पंडित नेहरू साहब ने देखा कि जो समस्या आ रही है वो कहां से आ रही है? यहीं से आ रही, गरीबी से आ रही है। जबकि ऋग्वेद में तो एक ही घर के लोग थे, और जो अलग हो रहे हैं, अलग होने के बाद मेन समस्या कार्य गरीबी से आ रही है। और वैसे भी देखेंगे जो गंदा आदमी है वो इसके पास लोग बैठना नहीं चाहते। पंडित नेहरू साहब ने सोचा, अगर इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक अनटचेबिलिटी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये पंडित नेहरू साहब का मानना था। तो उन्होंने विचार किया, हालांकि डॉक्टर अंबेडकर भी समर्थक रहे कि आरक्षण के, पंडित नेहरू साहब भी समर्थक थे आरक्षण के। इनको आरक्षण दिया गया, जो विशेष स्थान मिला, नौकरियां मिलने शुरू हुई, इनके लिए तमाम प्लानिंग बनाई गई, योजनाएं बनाई गई, ताकि इनका क्या हो सके? आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। अगर हम लोग धीरे धीरे देखें, आर्थिक स्थिति इनकी काफी बेहतर हो चुकी है। तो जो गरीब थे अब धीरे धीरे अमीर हो रहे हैं। जो गरीबी कारण गंदा हुआ करते थे, गंदा कारण क्या होता था? एक दूरी बनती चली जाती थी, वो भी धीरे धीरे क्या हो रही? समाप्त हो जा रही है। आज की डेट में देखा जाए तो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका। हाँ, कुछ स्थान पर है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जो एक सपना था पंडित नेहरू साहब का, जो हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आगे चल करके इसका परिणाम बड़ा अच्छा मिलेगा, तो अच्छा मिलने लगा है। इसके लिए प्रयास कानूनी स्तर से भी किए गए, व्यवहारिक स्तर से भी किए गए। जो कानूनी स्तर से किए गए वो किस प्रकार से है? अभी हम लोगों ने देखा SC/ST एक्ट से। तो इसका कैसे निवारण किया जा सकता है अनटचेबिलिटी का? जैसे कानून बनाकर किया जाए, इनको शिक्षा व्यवस्था बेहतर कर दिया जाए, इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर कर दिया जाए, और इनसे ये भी कहा जाए कि बच्चा बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, वो भी कंट्रोल करें। इनको रिजर्वेशन के माध्यम से भी उठाया जा रहा है। और हम लोग देखते हैं कि जो जाति प्रथा की बात की जाती है, अगर जाति प्रथा को उन्मूलन कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक सब समाप्त हो जाएगा। सरकार ने एक अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, न जात, न धर्म, संप्रदाय, कुछ नहीं होता है। बच्चे क्या होते हैं? एकदम प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। अगर बच्चों के अंदर इस प्रकार की मानसिकता न भरी जाए तो सही हो जाएगी बड़े होकर के। उसका तरीका सरकार ने क्या अपनाया? हम लोग जानते हैं, शिक्षा को अनिवार्य घोषित किया है सरकार ने, कानून बना करके। और जब अनिवार्य किया है तो भोजन भी सरकार दे रही है, MDM जिसको बोलते हैं, मिड डे मील योजना। सरकार का ये प्रयास है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भोजन बनाने वाली जो महिला रख दिया जाए और वो भी SC/ST रखा जाए।
हाँ, अगर SC ST किसी गांव में नहीं है तब दूसरे को रखा जाए। अच्छा, SC ST रखने से क्या होगा? SC ST रखने से ये होगा कि खाना कौन बनाएगा? वो दलित महिला। तो जो बच्चे खाएंगे उनके अंदर एक दूरी मिट जाएगी। बच्चे तो जानते ही नहीं कौन दलित होता है, कौन अमीर गरीब, उनको क्या मतलब है, उनको तो अच्छा भोजन से खेलने से मतलब है। तो सरकार का बहुत अच्छा कदम यह है जो पूरे देश में लागू भी है, आपके गांव में भी ये लागू है, पता करेंगे तो पता चल जाएगा। इससे क्या हो रहा है, जो नई जनरेशन आ रही है उनके अंदर अनटचेबिलिटी का भाव नहीं रहेगा। जो पुरानी जनरेशन है, कुछ जगह ऐसा है कि जो रखा जाता है अनुसूचित जात जनजाति की महिलाएं, कुछ गांव वालों ने विरोध किया है, हालांकि सरकार उस पर एक्शन लेती है, लेकिन कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, कुछ न कुछ विरोध होगा ही। इस प्रकार से देखिए कि सरकार कोशिश कर रही है और ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है और समाज के अंदर भी परिवर्तन आया है, पहले जैसी विचारधारा नहीं रही है। तो आज की डेट में देखा जाए तो काफी हद तक इसकी समस्या का समाधान हो चुका है। हाँ, भविष्य में चल करके मुझे ऐसा लगता है SC ST कानून का दुरुपयोग भी होगा। उस समय सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को सतर्क होना होगा, इस कानून का दुरुपयोग न होने पाए। जब दुरुपयोग होने लगेगा तो इसमें संशोधन की जरूरत अवश्य पड़ेगी, क्योंकि ये देखा गया है, कुछ घटनाएं ऐसी घटी है। तो ठीक है, धन्यवाद। आगे भी हम लोग देखते रहेंगे।